स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पर। हम लोग आज से बिहार बोर्ड सोशल साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड में 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछे जाते हैं कि इनमें इससे नंबर लाना बड़ा आसान हो जाता है और बच्चों के प्रतिशत में ये नंबर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस कड़ी में आज हम लोग हिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको और अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने की जरूरत नहीं होगी। इसी वीडियो से आपके इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल हो जाएंगे और ये सभी प्रश्नों के उत्तर ऑथेंटिक दिए गए हैं, जिसे कि बोर्ड भी मानेगा। और ये प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से लिए गए हैं, इसलिए इससे बाहर कोई सा भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है काउंट काबूर ने, मेजीनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो इसका सही उत्तर जो है वह होगा मेजीनी ने। अगला प्रश्न हमारा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शंस हैं रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शंस हैं सिपाही, ऑप्शन बी किसान, जमींदार, नाविक। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह है नाविक। नाविक जो उस जमाने में नाव चलाते थे, और ये नाविक ही उस जमाने के बड़े व्यापारियों में इनकी गिनती होती थी, क्योंकि नाविक लोग ही एक देश से दूसरे देश में इंटरनेशनल व्यापार का माध्यम हुआ करता था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। अगला प्रश्न हमारा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह है प्रधानमंत्री। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुएल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, हालांकि बाद में इसकी काफी आलोचना हुई। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शंस हैं मेजीनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। यानी कहने का मतलब है कि अपने विरोधियों के खात्मे के लिए इन्होंने जितना रक्त बहा सकता था, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा और अपने प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाया था। अगला प्रश्न हमारा है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? ऑप्शंस है हैप्सबर्ग, आलिया, बुर्बो, जारशाही। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह होगा बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की का शासन फ्रांस में था, जिसे अपदस्थ कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया था। तो इसलिए सही जवाब है बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। इस प्रश्न का सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा ही
एक महत्वाकांक्षी और खतरनाक शासक गुजरा है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शंस हैं फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शंस है निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र उस शासक को कहा जाता है जिसमें राजा पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, कोई प्रतिबंध नहीं हो, वह जो बोले वही कानून हो, तो ऐसे शासन व्यवस्था को निरंकुश शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो ये निरंकुश राजतंत्र था। अगला प्रश्न हमारा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शंस है 1688 ईस्वी में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शंस हैं पर्सा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, नेपुल्स की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया सेडो के युद्ध में हार गया था और उसकी पराजय हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सीडान का युद्ध। अगला प्रश्न हमारा नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शंस है ट्रांसपेडेंट संघ, सिसेल पाइन संघ, राइन संघ, इनमें किसी की नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राइन संघ की। अगला प्रश्न हमारा है जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शंस है पर्सा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पर्सा। अगला प्रश्न हमारा है हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मेग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेग्यार। हंगरी की भाषा मेग्यार थी। अगला प्रश्न हमारा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। इस प्रश्न का सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है पर्सा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। इस प्रश्न का सही जवाब है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की यूरोप महादेश में एक ऐसा देश, एक कमजोर देश था, इसलिए इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में, जून 1848 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है सी 1800 मई 1848 ईस्वी में। मेटरनिख युग
1815 से 1848 के बीच के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है और इसका अंत मई 1848 ईस्वी में हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आर्लिया वंश, ऑप्शन बी बुर्बो वंश, हैप्सबर्ग, जारशाही। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुर्बो वंश। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। अगला प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती, कार्बोनरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बोनरी। मेजिनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। अगला प्रश्न हमारा है, जालबेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन है व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की, सामंतों की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा व्यापारियों की। जालबेरिन जो एक संस्था थी वह व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इस ऑप्शंस हैं हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तुर्की के साथ। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शंस हैं गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाविक था। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत हैं? दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिम एशिया में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूरोप में। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में है। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर ने, विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने, मेजिनी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन हैं तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी, यूनान। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह होगा यूनान। यूनान कालांतर में सबसे ज्यादा विकसित देशों में से एक था। यहाँ का साहित्य एवं ज्ञान पूरे दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शंस हैं 1871, 1870, 1866, 1864। इस प्रश्न का सही जवाब है 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शंस हैं पर्सा डेनमार्क युद्ध, दूसरा ऑप्शन है सीडान का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। दोस्तों, एकीकरण का अर्थ होता है किसी भी बिखरे हुए चीजों को या किसी देश के बिखरे हुए पार्ट को एक जगह जमा करना या एक शासन के अंतर्गत लाना इसे एकीकरण कहा जाता है। क्योंकि उस समय में जर्मनी कई अलग अलग पार्ट में, कई अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ था और सीडान के युद्ध के बाद पूरे जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, वह एक शासक के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी?
ऑप्शंस हैं काबूर ने, बिस्मार्क ने, मेजिनी ने, गैरिबाल्डी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेजिनी ने। मेजिनी ने यंग यूरोप की स्थापना की और अपनी इस संस्था के द्वारा उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा और जोड़ने के बाद वह जो अपने मकसद में उन लोगों का सहायता लिया और अंततः वो अपना जो काम करना चाहते थे उसे पूरा कर लिया। अगला प्रश्न हमारा है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं गैरिबाल्डी ने, मेजिनी ने, बिस्मार्क ने, काबूर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेजिनी ने। अगला प्रश्न है सीडान का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1867 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1870 ईस्वी में। सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है सेडान में, सेडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेडान में। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सेडान में हुआ था। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस है 1815, 1820, 1825, 1830। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न हमारा है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शंस हैं 1854, 1855, 1856, 1860। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शंस हैं पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद इस एक विचारधारा है जिसमें उस देश के नागरिक अपने देश को सर्वोपरि समझते हैं, अपने देश के हित को सर्वोपरि समझते हैं और अपने देश के हित के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए, यहाँ तक के शहीद होने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसी विचारधारा या इसी अवधारणा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शंस हैं 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1804 में। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट, मेटरनिक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अगला प्रश्न है काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शंस है 1800 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ?
ऑप्शन है 1866 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन है मेजिनी ने, काबूर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैरीबाल्डी ने। अगला प्रश्न है जालवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1830, 1832, 1834, 1836। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1834 ईस्वी में। जालवेराइन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1864, 1865, 1866, 1870। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1865 ईस्वी में। गॉस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? ऑप्शन हैं इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूनान को। यूनान ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किया। अगला प्रश्न है एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1829, 1830, 1831, 1832। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया पर्सा, पर्सा डेनमार्क, इटली रोम, फ्रांस पर्सा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रांस पर्सा के बीच। सीडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। तो अगला प्रश्न हमारा किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ऑप्शन है 1830, 1832, 1834, 1836। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1832। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन हैं डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न हमारा हंगरी की राजधानी है? ऑप्शंस है तुर्की, बुडापेस्ट, पर्सा, सीडान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला प्रश्न है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? ऑप्शंस है पर्सा का, तुर्की का, फ्रांस का, सीडान का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्रांस का। गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया सीडान, ऑस्ट्रेलिया पर्सा, सीडान पर्सा, तुर्की मिस्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया पर्सा। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑप्शंस है रूस, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यूनान। ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था। तो ये हिस्ट्री के पहले चैप्टर से कुल 57 प्रश्न लिए गए हैं। ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए आप जितने छात्र इस बार मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें और इससे आपको आपके तैयारी पूर्ण हो जाएगी और कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।